हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी में। आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूं और ये मैं आपको इतने बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि आपको कभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया है और कुछ यूनिक तरीके से पढ़ाया है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है दाब, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। बताइए। देखिए, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है घनत्व। किसी भी पदार्थ का घनत्व है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर, घनत्व। ऑप्शन सी कौन सा हो गया? आपका राइट आंसर है घनत्व। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊपर क्वेश्चन था हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ये वाला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है वायुदाब, ऑप्शन बी है वायुयान की गति, ऑप्शन सी है ताप, ऑप्शन डी है आर्द्रता। इन चारों में से कौन सी चीज़ है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायुदाब या वायुयान की गति या ताप या आर्द्रता? चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। तो इसका डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता। अब देखना, आपको मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए दिए हैं क्योंकि इन दो क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। किस किस में? एक तो ये है हाइग्रोमीटर और एक है हाइड्रोमीटर। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, एक शब्द है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, ठीक, ये है। दूसरा है हाइग्रोमीटर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखना, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों एक जैसे हैं, केवल डिफरेंस है इनमें तो सिर्फ और सिर्फ एक लेटर का। वो लेटर कौन सा है? वो लेटर है ये गा। हाइग्रो में गा आता है, हाइड्रो में डा आता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि घनत्व है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है या हाइड्रोमीटर से। तो देखिए, सबसे पहले तो घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, DENSITY। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी का पहला लेटर है डी। तो डी किससे बनता है? डा से। तो जिस शब्द में डा आया है उससे नापा जाता है घनत्व। मतलब हाइड्रोमीटर में डा आ रहा है तो हाइड्रोमीटर से नापा जाएगा घनत्व, ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो दूसरा बच गया है उससे आर्द्रता माप ली जाएगी। अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है या हाइग्रोमीटर से। तो हमने बता दिया है कि घनत्व की इंग्लिश होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का पहला लेटर है डी और डी किससे बनता है? डा से। और डा किस में आता है? हाइड्रोमीटर में।
तो घनत्व किससे मापा जाएगा? हाइड्रोमीटर में। और जो बच गया दूसरा हाइग्रोमीटर से, उससे नापी जाएगी आर्द्रता। अब बताइए आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ? अगर आपको लगा हो कि मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चीज़ समझा दी है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका, अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या 14 है, 5 है, या 7 है, या 25 है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए अशोक के जो कुल अभिलेख मिले हैं, अभिलेख का मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पुराना लिखा हुआ रिकॉर्ड, उसको अभिलेख कहते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में बटे हुए थे। एक अभिलेख कितने भागों में बटे थे? अशोक के अभिलेख कितने भागों में बटे थे? 3 भागों में। किस किस में? शिलालेखों में, शिलालेख, और शिलालेख के बाद स्तंभलेख, स्तंभलेख और गुहालेख। गुहालेख मतलब गुफालेख, गुहा को गुफा भी कहते हैं। तो अशोक के अभिलेख कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में वो बताता हूँ आपको। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। मतलब अभिलेख के बारे में जो डिटेल अभिलेख ने मतलब जो लिखा हुआ पाया जाता है वो तो या तो शिलालेखों से पाया जाता है, मतलब चट्टानों से हमें जानकारी मिलती है। कुछ अशोक के टाइम के शब्द लिखे हुए हैं चट्टानों में, या कुछ स्तंभों में लिखे पाए जाते हैं। स्तंभ मतलब टावर, जो मीनार टाइप की होती है, उससे कुछ मिले हैं, और कुछ मिले हैं गुफाओं से। तो अशोक के अभिलेख टोटल 3 प्रकार से पाए गए हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अशोक के स्तंभलेखों की कुल संख्या कितनी है, मतलब इनकी संख्या पूछी गई, इनकी स्तंभलेखों की। तो अशोक के स्तंभलेखों की कुल संख्या है 7। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? कुल 7। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अशोक के स्तंभलेखों की कुल संख्या कितनी पाई गई? 7। ठीक, पूरा क्लियर हुआ कि स्तंभलेख क्या होता है और शिलालेख क्या होता है, गुहालेख क्या होता है। तो उसने स्तंभलेखों की संख्या पूछी है, ना कि शिलालेखों की। अगर क्वेश्चन में शिलालेखों की संख्या पूछता तो उसका अलग आंसर आता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुडनकुलम अगला क्वेश्चन है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है हरियाणा। बताइए आप लोग, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? पंजाब या छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या हरियाणा। जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो इतने अच्छे से करवा रहा हूँ कि आप भूल के दिखाना। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ आपको यूनिक तरीके से हम समझा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या हरियाणा। तो कुडनकुलम परियोजना है तमिलनाडु में। कुडनकुलम परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? कुडनकुलम के 2 शब्द ले लो। कुड, आगे के 2 शब्द ले लोगे कुड, और नाडु के क्या ले लोगे? लास्ट के 2।
तमिलनाडु के क्या ले लोगे, लास्ट के दो नाडु ले लोगे, नाडु। अब इन्हें दोनों को एक साथ बोलना, कुड नाडु, नाडु कुड, कुड नाडु, ऐसे करके 2-3 बार आप बोलेंगे तो एक राइम बनेगी, कुड नाडु, नाडु कुड, ऐसे करके। और आप वीडियो पूरा देखने के बाद ऐसा करके देखना, आप पूरे मन से ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, देखना राइम बन जाएगी, कुड नाडु। तो कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है, तमिलनाडु में, नाडु कुड, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता, आप लोगों को जवाब देना है, बताइए बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी या 7 मार्च को मनाया जाता, या 16 सितंबर को, या 8 अक्टूबर को। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो याद करने की तरकीब बता रहा हूँ आपको कि वायुसेना इसका मतलब एयरफोर्स, हवाई जहाज से मतलब है, ठीक है। तो हवाई जहाज उड़ेगा तो मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक अंक बनाने में, 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट 9 तक अंक बनाने में हवाई जहाज को सबसे ज़्यादा मुश्किल किस अंक को बनाने में आएगी। 1 अंक हवाई जहाज आसानी से बना लेगा, क्योंकि ऐसे उड़ के जाएगा 1 बन गया, और ऐसे ऐसे उड़ के ऐसे उड़ रहा है, ऐसे आएगा, ऐसे थोड़ा ऐसे निकल जाएगा, 2 भी बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 3 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे उड़ेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर घूम के थोड़ा ऐसे आ जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी आसानी से बना सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ऐसे 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 ऐसे, 6 भी बन जाएगा, ऐसे करके उड़ के आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा इस तरफ, 6 बन जाएगा। 7 तो बहुत आसान है, ऐसे आए 7 बन गया। फिर 8 सबसे मुश्किल होगा हवाई जहाज को 8 बनाना, क्योंकि उसको ऐसे आना है, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आएगी, उसको 8 बनाने में आएगी, ठीक। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक। हवाई जहाज को सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आएगी, कौन सा 1 अंक बनाने में, 8 को बनाने में। अब ये तो तारीख याद हो गई, 8 हो गई वायुसेना दिवस की। अब महीना कौन सा होगा, कैसे याद करेंगे, देखिए 8 है और महीना है अक्टूबर, अक्टूबर में आ आता है, आ, तो आ को अगर हम ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया 8। तो 8 जैसा कौन सा अक्षर किस महीने में आता है, अक्टूबर में, ठीक है, किस में आएगा, अक्टूबर में। तो 8 अक्टूबर हो गया वायुसेना दिवस। बताइए आप कभी भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, या 1956 में, या 1728 में, या 1723 में। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, कितनी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, बताइए। आपका ऑप्शन ए है 254 किलोमीटर, या 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, या इनमें से कोई भी नहीं।
अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही ना हो तो वो आप बताइए। सबसे पहले तो आप देखिए, जो हमारा ग्लोब होता है उसमें अक्षांश रेखाएं ये वाली होती हैं, जो इस टाइप की लाइनें होती हैं, ये पड़ी हुई लाइनें होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो इस टाइप की लाइनें होती हैं, ये इस टाइप की होती हैं, वो होती हैं देशांतर रेखाएं। ये देशांतर होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इनके बीच की दूरी पूछी है क्वेश्चन में, ये इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी कि कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जाए वो भी 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, ऐसे करें, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो खड़ी हुई होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? जी बताइए आप, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? जी, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको समूह की संख्या बतानी है। 11 होती है, या 7 होती है, या 20 होती है, या 18 होती है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, 18। ठीक है, देखिए अगर आवर्त पूछा जाता, आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7। और समूह पूछा गया है तो समूह 18 होंगे। ये कन्फ्यूजिंग है, ये याद रखना कि आवर्त सारणी में अगर समूह पूछे जाए तो 18 बताने हैं। ठीक है, समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप। हो सकता है क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखे आए कि ग्रुप कितने होते हैं? 18। ठीक है, और आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, तो पीरियड होते हैं 7। ठीक है, समूह होते हैं 18। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब उद्गम का मतलब होता है निकलना। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए आप लोग। अमरकंटक से निकलती है, या हिमालय से, या कैलाश पर्वत से, या हिमनद से? ठीक है, बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, या हिमालय, या कैलाश पर्वत, या हिमनद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में। ठीक है, अगर ऑप्शन में अमरकंटक ना होता, ठीक है, मध्य प्रदेश होता तो वो किया जाता फिर। चलिए इसको याद करने की तरकीब बताते हैं आपको। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। नर्मदा ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, नर्मदा को कैसे लिखेंगे? नर्मदा नदी को आप ऐसे लिखेंगे याद करने के लिए, नमरदा, नमरदा लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए। नमरदा हमने लिख लिया, नमरदा, नर्मदा को नमरदा याद करने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे के आप 3 लेटर ले लीजिए, नामर। ये क्या लिखा है? नामर। ठीक, क्या लिखा है? नामर। नामर का मतलब है जो ना मरे, और जो ना मरे इसका मतलब जो मरे नहीं, मरेगा नहीं, उसको वो क्या होगा? अमर। वो क्या हो जाएगा? अमर। जो मरेगा नहीं वो क्या हो जाएगा? अमर। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। बताइए कितनी अच्छी तरकीब बता दी आपको हमने याद करने के लिए।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। ना मर, जो ना मरे वो हो जाएगा अमर, तो अमरकंटक। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, बताइए। तो मोहिनीअट्टम है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। तो इसका बी ऑप्शन है कि बिल्कुल राइट आंसर है। कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और ये मोहिनीअट्टम भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।